अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं अपने सीक्रेट गार्डन में आग लगा के बैठा हुआ हूँ। हाँ कुछ लोग कहते हैं आग लगानी नहीं जलानी चाहिए, कि ये दुरुस्त होता है कि आग जलाई हुई है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप आग जलाना चाहें या आग लगाना चाहें। मुझे तो आग लगाने का मज़ा आता है, लकड़ियों को भी और कुछ लोगों को भी जिनको मैं हज़रत अल्लामा इकबाल, नज़रिया पाकिस्तान, कायद आज़म, इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ समझता हूँ, उनको आग लगाने का भी मुझे शौक़, मज़ा आता है। तो खैर, आवाज़ आ रही है आपको? ओहो, हालत करते वॉचिंग ही आ रहा है। अबू बकर भट्ट, आवाज़ आ रही है तेनू? सीधा हो जा, मेरी नज़र हैगी है तेरे उत्ते। आज रमीज़ गुज्जर को भी हमने पैगाम रिकॉर्ड करके भेजना है। यस, ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि अल्लामा साहब के चाहने वाले कई ग्रोहों में बटे हुए हैं और सारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। वो कहता है वो ठीक नहीं है, वो कहते हैं वो ठीक नहीं है, और सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे साथी हैं, मैं सबके साथ हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हाँ, मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ जो कि अल्लामा साहब को गलत समझते हैं। उनमें भी मुझे कई दफ़ा हंसी आ जाती है। आज ये जो शेर मैंने लिखा था, क्या दबदबाए नादिर, क्या शौकत तैमूरी, हो जाते हैं सब दफ्तर घर के मैं नाब आखिर। ये अल्लामा साहब की एक बड़ी कमाल गज़ल का शेर है, ये भी मैं आपको भी सुनाऊंगा गज़ल। पर मैं आज देख रहा था, मेरे एक दोस्त ने इस शेर का कुछ अजीब सी तशरीह की हुई थी जो कि दुरुस्त मेरे नज़दीक नहीं है। मैं नाब का मतलब आप गूगल में निकाल के देख लें, मैं नाब क्या होता है। आवाज़ आ रही है? ओह यस, चलो आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो मेरी शक्ल देख के खुश रहो फिर। तो आज मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर बहुत मज़ा आ रहा है, आग लगाई हुई है। अब सर्दियां वैसे ही इख्तिताम पजीर हो रही हैं। एक हफ़्ता पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, आज इतनी ज़्यादा नहीं है, या कम अज़ कम मुझे नहीं लग रही। तो वैसे इसकी तशरीह मैंने देखी थी इस शेर की, जिस पे मुझे काफ़ी हंसी आई कि यार चंगे भले लोग ने इन्होंने गलत तौर पे तशरीह कर रहे हैं, ये इनको सही समझ नहीं आई। तो खैर, आज मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग, कुछ फेसबुक खामोश से ये थी आज, और बहुत सारे लोग कोई ड्रामा देखने के चक्कर में पड़े हुए थे। यार, या हमारी कौम क्रिकेट मैच देख रही होती है या हमारी कौम ड्रामे देख रही होती है। हमारे पास शायद कुछ बेहतर करने को नहीं है। मैं तो टीवी बहुत कम देखता हूँ, अगर देखता भी हूँ तो यूट्यूब के ऊपर वो जो लोग अपनी ट्रैवलिंग की फ़िल्में बनाते हैं वो देखता हूँ, या अपनी फ़िल्में देखता हूँ, ताकि मैं अपनी जो तकारीर के दौरान कभी कभार कोई गलती हो जाती है तो उसकी इस्लाह कर सकूं। तो अच्छी बात है, हर किसी को अपनी इस्लाह खुद सबसे पहले करनी चाहिए, इससे पहले कि कोई और उनकी इस्लाह कर दे। यस, तो कुछ लोगों को इस्लाह लफ्ज़ का मतलब ही नहीं पता, ये भी एक हमारे लिए अलमिया है शायद। पर एनीवे, आज मैं देख रहा था क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई हुई है, हमारे भाई मुल्क जो हमारा हिस्सा होता था, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आज पाकिस्तान आई हुई है। अक्सर मुझसे लोग टू नेशन थ्योरी, ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो इब्तदाई दौर था उसके बारे में सवालात पूछते हैं। ये एक अफसोसनाक और अजीब बात है कि इस दौर के जो 1947 से लेके 1957 तक का, पहले 10 साल थे पाकिस्तान के या 11 साल थे, उनका तारीख़ की कुतब में हम कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं पढ़ते कि उनमें क्या चीज़ें अच्छी थीं, क्या चीज़ें बुरी थीं, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी क्या थी, 1947 से लेके 1957 तक हालात क्या थे, ये क्या हुआ जिसकी वजह से 1971 में ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान हुई। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने इस पर काफ़ी
तहकीक और स्टडी की हुई है। इस पे किसी वक्त मैं गुफ्तगू करूँगा, पर दो कौमी नज़रिया जो है उसके बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कई लोग बड़ा कहते हैं कि जी ब्रेक ऑफ पाकिस्तान के साथ टू नेशन थ्योरी फेल हो गई है। ये बिल्कुल गलत बात है। इब्तदा से ही हज़रत अल्लामा इकबाल के खतूत कायद आज़म को अगर आप पढ़ें, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन कहलाती थी, बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन उसका नाम रख दिया गया, 23 मार्च 1940 की रेजोल्यूशन पढ़ें तो इब्तदा से ही कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स या स्टेट्स था, क्योंकि हम एक दूसरे से इलाकाई तौर पे इतने दूर थे पर दिलों में हम करीब थे। 1971 में जो कुछ हुआ उसकी बुनियाद शायद 1954 में डली थी। बहुत कम लोगों को पता है। आज हम कुछ हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं कि उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी इंट्रोड्यूस की। आपको मालूम नहीं है, हमारी किसी टेक्स्ट बुक्स में वो जिक्र नहीं मिलता कि 1947 से लेके 1957 तक का जो टाइम था उसमें क्या हुआ था। गुलाम मोहम्मद का दौर था, सिकंदर मिर्ज़ा का दौर था, दोनों गवर्नर जनरल्स थे पाकिस्तान के। सिकंदर मिर्ज़ा बाद में पाकिस्तान का पहला सदर बना 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। खैर, हमारे लिए चाहे हम उनको बुरा भी समझें, पाकिस्तान के सदूर रहे हुए हैं, गवर्नर जनरल रहे हुए हैं, कायद आज़म की कुर्सी या कायद आज़म की मुकाम पे तो खैर नहीं पहुंच सकते, पर कायद आज़म जिस ओहदे पे थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान बनने के बाद उस ओहदे की पे वो बैठे हुए हैं, रहे हैं अपने दौर में। और जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने जो कुछ भी किया, जो वो समझते थे पाकिस्तान की बेहतरी में है, उन्होंने किया। बट ये तो तारीख़ ही बता सकती है कि उन्होंने क्या दुरुस्त किया और क्या दुरुस्त नहीं किया। तो इस मौजू पे जो इब्तदाई साल थे, ख़ुसूसी तौर पे जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद का दौर था और जो सिकंदर मिर्ज़ा जो कि गवर्नर जनरल थे और 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पाकिस्तान के पहले सदर बने, इन दो हुक्मरानों का जो दौर था उसके बारे में हम ज़्यादातर लाइल्म ही हैं। इसके ऊपर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। मज़ीद ज़्यादातर जो लोग, जिन लोगों से मेरी बात होती है तो मुझे बताते हैं कि इस दौर के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा है हमने कुदरतुल्लाह शहाब साहब की किताब शहाबनामा में ही पढ़ा है, इसके अलावा हमें कहीं जिक्र नहीं मिलता। तो उस दौर के जो लोग थे उनकी खुद नविश्त सवाने उम्रियों में पढ़ें, आपको काफ़ी चीज़ों की डिटेल मिल जाएगी। अभी हाल ही में हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ का जो मुकदमा था उसमें हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि यह अदालत ही गलत बनी हुई थी और चार्ज ही गलत फ्रेम हुआ और सब कुछ। एज अ लॉयर मैं उसको समझ सकता हूँ फैसले को। एज अ लॉयर मैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी वाले जस्टिस मुनीर के फैसले को भी समझ सकता हूँ। कभी आप पढ़ के देखें कि उसमें लिखा क्या हुआ है। 1946 की इलेक्टेड असेंबली थी जिसको 1954 या 55 में गुलाम मोहम्मद ने डिसॉल्व किया था और कोर्ट में केस गया था। मौलवी तमीज़ुद्दीन स्पीकर थे उस असेंबली के, उनकी जानिब से केस फाइल किया गया था, पहले सिंध हाई कोर्ट में, फिर बाद में चीफ कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कि तब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट होता था, उसमें केस फाइल किया गया था। और उस केस के नतीजे में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे लीगल फ्रेमवर्क या सिस्टम में। वो फैसला कभी पढ़ें कि जस्टिस मुनीर ने उस फैसले में क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपको वाज़ेह हो जाएंगी। एक चीज़ जो मेरे नज़दीक वो अपने वक्त की शायद एक ज़रूरत थी जो जस्टिस मुनीर ने अपने फैसले के ज़रिए एक हमारे कानून का हिस्सा बना दी। पर उस दौर में पाकिस्तान की पहली बगावत भी हुई थी, गालिबन पहली या दूसरी बगावत, रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस उसको कहा जाता था, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ और एक जनरल साहब थे, मुझे इस वक्त नाम ज़हन में नहीं आ रहा, बार कैफ। वो जब मुकदमा चला उन लोगों को सज़ा हो गई, उम्र कैद की या मुख्तलिफ कैदों की सज़ाएँ हो गई। कई साल वो जब उनमें से कई लोग अपनी सज़ा भुगत भी चुके तो ये पता चला कि जो कानून था जिसके तहत वो मुकदमा चलाया गया था उस कानून पे गवर्नर जनरल के दस्तखत ही नहीं थे, इसलिए वो सारा कानून ही गलत था। और वो कानून गलत होने की वजह से वो सारे मुल्ज़मान की जो ट्रायल थी वो गलत हुई थी।
और जो उनके खिलाफ फाइंडिंग्स थी अदालत की वो भी गलत थी। तो यही चीज़ एग्जैक्टली दोबारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस में हमारे सामने आई है। इसमें अदालतों की कोई कोताही नहीं होती, इसमें एग्जीक्यूटिव की, दोनों केसों में मैं समझता हूँ कि एग्जीक्यूटिव की कोताही थी कि ये लीगल फ्रेमवर्क जो था वो उन्होंने दुरुस्त नहीं चुना उस मुकदमे को चलाने के लिए। बार कैफ दोनों केस अपनी नौयत में एक जैसे भी हैं और बहुत मुख्तलिफ भी हैं, तो इसलिए उनका शायद मुआजना करना इतना मुनासिब ना हो, पर यह पहले भी हो चुका है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खैर वापस उधर जाते हुए अलामा साहब की गज़ल पर यार इतने लोगों ने इकट्ठी फ्रेंड रिक्वेस्टा भेज दी ने। हाँ, तो ये फरमाते हैं, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, अहवाल मोहब्बत में कुछ फ़र्क नहीं ऐसा, सोजो तबोताब अव्वल, सोजो तबोताब आखिर, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल, ताऊस व रुबाब आखिर, मैं खाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सरूर अव्वल, देते हैं शराब आखिर, क्या दबदबाए नादिर, क्या शौकत तैमूरी, हो जाते हैं सब दफ्तर घर के मय नाब आखिर, खलवत की घड़ी गुजरी जलवत की घड़ी आई, छुटने को है बिजली से आगोश सुहाब आखिर, छटने को है बिजली से आगोश सुहाब, हाँ छटने का ही होगा, छटने को है बिजली से आगोश सुहाब आखिर, था जब्त बहुत मुश्किल इस सैले मानी का, कह डाले कलंदर ने असरार किताब आखिर। वाह क्या बात है। खैर हज़रत अल्लामा इकबाल की एक गज़ल, आज मैं काफ़ी शेर व शायरी पढ़ रहा था, वैसे ही मेरा मूड बना हुआ था, तो बाहर कैफ आज मेरे पास ख़ास कुछ कहने के लिए नहीं है। मौसम बेहतर है, आग लगी हुई है और मैं यहाँ पे बैठ के किताबों की वर्क गर्दानी कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है फिर आज के लिए शायद इतना काफ़ी है। ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब ने जावीद नामा के आखिर में एक हिस्सा लिखा था जिसका उन्वान था खिताब ब जावीद सुखन ब निजाद नौ। उसकी आखिर में वो जहाँ पर मेरे वालिद को मुख्तलिफ़ चीज़ों की तलकीन करते हैं, वो मेरे वालिद को ये कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की लालच या हिरस मत करो, जो कुछ तुम्हें मिल जाता है उसी में खुश रहो, कभी इस चीज़ पे मायूस ना हो कि तुम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सके या कोई चीज़ कर ना सके। अपने दिल में यही सोचो कि शायद अल्लाह ताला ने इससे कोई बहुत बेहतर चीज़ तुम्हारे लिए रखी हुई है। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा, लालच और मायूसी से दूर भागें। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी आप करते हैं उसमें खुश रहें। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो मायूस ना हो, शायद अल्लाह ताला ने इससे बहुत बेहतर कोई चीज़ आपके लिए रखी हुई। और हज़रत अल्लामा साहब की शायरी का बुनियादी मकसद मुसलमानों की बेदारी था।
आज मुझे हैरत होती है देख के कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर हज़रत अल्लामा इकबाल के बहुत बड़े मदाह और स्कॉलर बनते हैं, पर असल में उनका एजेंडा या मकसद लोगों को हज़रत अल्लामा इकबाल साहब से मुतनफ़र करना होता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, ध्यान रखें। हज़रत अल्लामा इकबाल साहब का जो मेन पैगामात हैं उनमें से एक पैगाम ख़ुद तहकीक करने का, ख़ुद चीज़ों को समझने का और ख़ुद अपने नताइज पे पहुँचने का है। मैंने हज़रत अल्लामा इकबाल साहब के कलाम की बहुत सारी तशरीहें देखी हैं, एक दूसरे से मुतसादिम होती हैं, ऑपोजिट होती हैं व्यूज़। हर किसी की अपनी व्यू होती है, हर किसी को अपनी व्यू का हक़ है। जो भी मुझसे पूछता है कि जी अल्लामा साहब की शायरी को समझने का क्या आसान तरीका है, लफ्ज़ी तर्जुमे पढ़ें, लफ्ज़ी जिसको कहते हैं मतलब उनके देखें, जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं उनको भी शरों में से देख लें, बट कंक्लूजन्स या नतीजा अपना खुद अखज़ करें। हज़रत अल्लामा की कई नज़में ऐसी हैं, कई अशार ऐसे हैं जिनको तारीख़ के तनाजुर में देखने की बहुत ज़रूरत है। कई अशार ऐसे हैं जो कि आप सुबह पढ़ते हैं तो आपको उनका कुछ और मतलब ज़ाहिर होता है, शाम को पढ़ते हैं तो उनका एक नया मतलब सामने आ जाता है। खुले दिल और खुली नज़र से उनको देखें, तारीख़ के तनाजुर में देखें। जो तारीख़ी रेफरेंसेस हैं, जो तारीख़ी हवाले हैं जिनका ज़िक्र अल्लामा साहब ने किया, उनको समझें। उसके बाद उस शेर का मतलब अपने तौर पे समझने की कोशिश करें। किसी का लिखा हुआ मतलब मत पढ़ के उसके ऊपर इक्तफ़ा करें या उसको फॉलो करें। एक तो आज मैंने बताया था, मेरे एक दोस्त ने गलत तशरीह फेसबुक पे लगाई हुई थी। एक और मेरे दोस्त हैं, खुजदार, बलूचिस्तान में रहते हैं, वो अक्सर ऐसी शरह तशरीहें जो है अल्लामा साहब के अशार की लगा देते हैं जिनसे मैं इत्तफाक नहीं करता। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार ये तो सिंपल सा शेर है, आपने इसकी उल्टी सीधी तशरीह किस तरह निकाल ली? कहते हैं यार 1950 में कोई बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ये तशरीह निकाली थी। तो मैं कहा यार ये तो आप तकलीद कर रहे हो, अपनी अकल खुद इस्तेमाल करके नतीजा निकालो। अल्लामा साहब फरमाते थे तकलीद की रवश से तो बेहतर है खुदकुशी। यार खिज़र का सौदा भी छोड़ दे, पहला मुझे दूसरा मिसरा नहीं याद आ रहा, बट खैर, तो उन नताइज के ऊपर खुद पहुँचे। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इधर आग के साथ बैठने का, और आग बुझने वाली है, तो इसलिए मैं मज़ीद लकड़ियाँ मंगवाता हूँ। फिर आपके साथ दोबारा किसी दिन जब मेरे पास वाकई कुछ कहने के लिए होगा, उस दिन मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। तो तब तक अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। यस।